सुबह सुबह सोनम की ननंद निशा टेबल पर खाली प्लेट के अंदर चम्मच बजाते हुए बोलती है। भाभी जल्दी से नाश्ता ले आओ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। अरे ला रही हूँ ननद जी, थोड़ा सब्र कीजिए। कच्चा ही ऑमलेट दे दूँ क्या आपको मैं? अरे भाभी जैसा है वैसा दे दो, पर दे दो मुझे, और नहीं रुका जा रहा है अब। सोनम जल्दी से निशा के लिए ऑमलेट बनाकर लाती है और उसे खाने के लिए दे देती है। निशा गर्मा गर्म ऑमलेट तोड़कर अपने मुंह में डाल लेती है और फूंक मारते हुए खाने लगती है। तभी सोनम बोलती है, अरे ननद जी थोड़ा सब्र कर लिया कीजिए, सारा मुंह जलाओगे क्या अपना? और कोई स्वाद भी नहीं आएगा इसका। आप हमेशा पता नहीं कौन से घोड़े पे सवार रहती है कि आपको इतनी जल्दी रहती है। थोड़ा सा सब्र कर लीजिए आप। भाभी सब्र करने का टाइम नहीं है मेरे पास, नाश्ता किए बिना मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। थोड़ा और सब्र करती ना तो मेरे फोटो पर माला चढ़ जाती। इतना कहकर निशा 200 की रफ्तार से गर्मा गर्म ऑमलेट खा जाती है और सोनम उसे देखते ही रह जाती है। निशा को हर काम जल्दी जल्दी करने की बहुत बुरी आदत थी। उसमें सब्र नाम की चीज बहुत दूर तक थी, जिसके चलते अक्सर ही निशा की माँ आरती और सोनम उसे काफी समझाया करते थे, पर निशा के कान पर जू तक नहीं रेंगती थी। ऐसे एक दिन निशा कंधे पर तौलिया डाले और हाथों में कपड़े लिए सोनम के कमरे में जाती है और उससे बोलती है, भाभी मेरे वॉशरूम का नल खराब हो गया है, क्या मैं आज आपके वॉशरूम में नहा लूं? अरे हाँ ननद जी, ये भी कोई पूछने की बात है भला? अरे अभी अभी मैंने पानी भरा है, नहाने जा ही रही थी। चलिए कोई बात नहीं, पहले आप नहा लीजिए। थैंक यू भाभी। इतना कहकर निशा तौलिया और कपड़े लेकर बाथरूम में जाती है। घड़ी की सुई बस 5 मिनट ही आगे होती है और निशा इतनी देर में नहाकर बाहर आ जाती है और सोनम बोलती है, ननद जी आप नहा के आई है ना, ये टोना टोटका करके आई है। भाभी क्या बोल रही हो आप? बाथरूम में कोई टोना टोटका करता है? अरे और नहीं तो क्या, इतनी जल्दी तो कोई मच्छर भी नहीं मारता जितनी जल्दी आप नहा के आ गई हो। तो भाभी और क्या करूं? आराम से साबुन लगाऊं, फिर आराम आराम से रगड़ूं, फिर आराम से पानी डालूं। अरे किसके पास इतना टाइम है भाभी? टाइम की बचत करना सीखो। इतने सब्र के साथ नहाओगी तो फिर सारी जिंदगी नहाती रह जाओगी। इतना कहकर निशा वहाँ से चली जाती है। वक्त गुजरता चला जाता है और गुजरते वक्त के साथ निशा की सब्र ना करने की आदत और भी बड़ा भयंकर रूप ले लेती है। ऐसे एक दिन आरती निशा से बोलती है, निशा बेटा शॉपिंग पर जाना है, तैयार हो जा। तेरी भाभी की थोड़ी तबीयत खराब है तो वो नहीं जा रही है, इसलिए तू मेरे साथ चल। ठीक है ना, मैं रेडी होकर आती हूँ। इतना कहकर निशा फटाफट से रेडी होकर आती है, जिसके बाद माँ बेटी बाजार चले जाते हैं। बाजार में आरती की दुकान पर जाकर सुंदर सुंदर साड़ियाँ देखने लगती है। पांडे उन्हें साड़ियाँ दिखाता है और साड़ी देखने पर आरती को कोई भी साड़ी पसंद नहीं आती और निशा बार बार अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी को देखती रहती और दुकान में जोर से बोलती है, माँ आप क्या कह रही हैं? इतनी सारी साड़ियाँ देखी है आपने, आपको कुछ पसंद क्यों नहीं आ रही है? फटाफट से ले लो ना, एक तो वैसे इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से आपके साथ ये शॉपिंग पर आना ही नहीं चाहिए था। क्या बकवास कर रही है निशा तू? अब जो कपड़ा पसंद आएगा वही तो लूंगी ना, ऐसे बिना देखे कपड़ा कैसे ले लूं? कल को कोई शिकायत हुई तो दुकानदार थोड़ी ना अपनी गलती मानता है, इसलिए लेने से पहले चीज को अच्छे से देख परख कर लेना चाहिए। इतनी बड़ी दुकान कोई धोखाधड़ी देने के लिए थोड़ी ना खोल कर बैठा होगा। उनको भी पता है कस्टमर को सामान सही से नहीं देंगे तो वो शिकायत करेंगे। आपको जो पसंद है फटाफट से ले लो प्लीज, और ज्यादा वेट मत करवाओ मुझे। अरे तेरे कौन से 4 पहिए लगे हुए हैं जिनमें स्पीड बनती जा रही है? 15 मिनट नहीं हुए तुझे दुकान में बैठे हुए और बड़बड़ करे जा रही है। माँ 15 मिनट बहुत होते हैं। 15 मिनट में ना कीर्ति नगर से सुभाष नगर पहुँच जा सकती हूँ मैं। 15 मिनट में पिक्चर का इंटरवल खत्म हो जाता है। 15 मिनट में ना रोलर कोस्टर की राइड हो जाती है, और आप बोल रही हो कि 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं है। निशा की बातें सुनकर आरती का सिर घूम जाता है, जिसके बाद बेचारी बिना साड़ी लिए ही घर आ जाती है। निशा घर में घुसते ही अपने कमरे में चली जाती है और आरती का उदास चेहरा देखकर सोनम बोलती है, क्या हुआ माँ जी, आप तो शॉपिंग पे गई थी ना, फिर खाली हाथ क्यों? आपको कुछ पसंद नहीं आया क्या वहाँ पे? अरे पसंद तो तब आए ना बहू, जब ये तेरी सब्र ना करने वाली ननद मुझे कुछ ढंग से तसल्ली से देखने दे। अरे इसके साथ तो कहीं जाना जाने की बुलेट ट्रेन को हाथ लगाना है, बस छूकर लेकर आ जाओ। और नहीं तो क्या, ननद जी को तो सब्र नाम की कोई चीज ही नहीं है। खाने में जल्दी है, नहाने में भी जल्दी है।
जाने में भी जल्दी है, आने में भी जल्दी है। उनका नाम निशा नहीं, जल्दी होना चाहिए था। बेटा मैं तो यही सोचती हूँ कि इसका अभी ये हाल है, कल को इसकी शादी हो गई तो इसका वहाँ क्या होगा। पता चला इसने पंडित जी को 7 फेरों का मंत्र भी नहीं बोलने दिए और एक ही फेरे में जबरदस्ती दूल्हे से अपनी मांग भरवा ली। आरती की बात सुनकर सोनम जोर जोर से हंसने लगती है, जिसके बाद वो गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती है। दोनों सास बहू बैठकर चाय का मजा लेते हैं। ऐसे ही और दिन गुजर जाते हैं। आरती और सोनम दोनों ही निशा की सब्र ना करने की आदत से बहुत ज्यादा दुखी थे और एक दिन आरती सोनम से बोलती है, बहू अब कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे निशा की जी सब्र ना करने वाली आदत हमेशा के लिए छूट जाए। हाँ माँ जी, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब हम कर ही क्या सकते हैं? आपके पास कुछ प्लान है क्या माँ जी? हाँ बेटा मेरे पास एक प्लान है, उससे तेरी ननद की अकल ऐसे ठिकाने आ जाएगी। आरती सोनम के कान में सारी योजना बता देती है। इसके बाद सास बहू कमर कस के तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह आरती और सोनम टेबल पर बहुत सारे लड़कों के फोटोग्राफ्स लेकर बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर निशा आ जाती है और आरती बोलती है, निशा बेटा तेरे लिए इन सभी लड़कों का रिश्ता आया है। देख कितनी सारी तस्वीरें आई हुई हैं, जरा एक तस्वीर पसंद कर ले। हर तस्वीर के साथ लड़के का बायोडाटा भी लिखा हुआ है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अरे ननद जी, आराम से देखिए ना, लड़का सब्जी नहीं है जो खरीद के अपने उस पर रख ली। थोड़ी आराम से देखिए। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ये ठीक है। इतना कहकर निशा जल्दबाजी में वहाँ से उठकर चली जाती है। जिसके बाद सोनम और आरती अपना प्लान शुरू करते हैं। 2 दिन बाद शांति नाम की एक लड़की अपने बेटे राहुल के साथ आरती के घर पर आती है। राहुल सिर पर सेहरा सजाए और शेरवानी पहने एकदम दूल्हे की तरह सज कर आता है। उन्हें देखकर सोनम भागकर निशा के कमरे में जाती है और बोलती है, अरे आपके ससुराल वाले आप ही की तरह बिल्कुल भी सब्र नहीं रखते। अरे आज ही आपको लड़के वाले देखने आ गए, लगता है वो आपको आज लेके ही जाएंगे। अब कोई भी मुझसे ना सवाल जवाब मत कीजिए, अब जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाइए। सोनम फुर्ती में वहाँ से निकल जाती है। निशा अपनी भाभी की बात सुनकर तैयार होकर नीचे आती है, जहाँ पर सजे हुए दूल्हे के वेश में राहुल को देखकर निशा बोलती है, ये सब क्या है? बेटा ये वही लड़का है जिसे तूने तस्वीर देखकर पसंद किया था और इसे तू इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि आज ही दूल्हा बनकर आ गया और आज तुझे बिहा कर अपने साथ ले ही जाएगा। तुझे भी लड़का पसंद है तो इसलिए मैंने भी हाँ बोल दिया। चलो राहुल बेटा अब जल्दी से अपने चेहरे से सेहरा उठा दो और अपने चेहरे का दीदार करवा दो। आरती की बात सुनकर राहुल जैसे ही सेहरा उठाता है, उसके सेहरे के नीचे एकदम काली शक्ल वाला और मोटे मोटे होठों वाला राहुल का चेहरा दिखता है। राहुल सभी को देखकर स्माइल करता है और उसके आगे के 4 दांत भी नहीं होते और उसकी आंखों पर मोटा सा चश्मा लगा होता है। ये देखकर निशा चिल्ला पड़ती है और बोलती है, माँ ये क्या है? कौन सा कुदरत का करिश्मा है ये? करिश्मा नहीं बेटा, ये तो तेरी पसंद है। उस दिन इतनी सारी तस्वीरें में से तुझे यही पसंद आया ना? अरे वो एकदम अमावस का चांद है। ये लीजिए बहन जी, हमें तो रिश्ता मंजूर है। बहू तू क्या कहती है? माँ जी मैं क्या कर सकती हूँ, ननद जी की जो खुशी है वो मेरी खुशी है और ननद जी को यही पसंद है तो यही सही। ननद जी आपको बधाई हो और जमाई राजा आपको भी बधाई हो। कौन सी बधाई, कैसी बधाई, किस बात की बधाई? अरे मैं नहीं करूँगी इससे कोई शादी वादी। पागल हो गए हो क्या आप? माँ भाभी, अरे मेरी क्यों जवानी बर्बाद करना चाहते हो? अरे मेरे गले में नजर बट्टू क्यों डाल रहे हो? ननद जी मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि अच्छे से देख लीजिए और परख लीजिए, लेकिन आप तो उसमें भी जल्दी कर रही थी। अब देख लिया, हो गया ना कल्याण। इसलिए कहते हैं सब्र रखना चाहिए, वरना जल्दी का काम शैतान का होता है और शैतान आपके सामने बैठा है, वो भी दूल्हा बनकर। भाभी कोई जल्दी नहीं करूँगी मैं। हर चीज करने से पहले 50 बार सोचूंगी। इस मुसीबत से मेरा पीछा छुड़वा दो, इससे पहले कि इसकी शक्ल देखकर मैं कोमा में पहुंच जाऊं। निशा अपनी भाभी और माँ के आगे हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगती है। जिसके बाद सोनम चुपके और धीरे से राहुल और उसकी माँ की तरफ आंख मार के इशारा करती है। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इस बात के बाद निशा फिर कभी भी किसी काम में जल्दबाजी नहीं करती और हमेशा सब्र से और ढंग से काम करती। अशोक की मां जानकी ने कुछ ही महीने पहले अशोक की शादी गांव की लड़की से की थी, जो अशोक को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब अशोक अपनी पत्नी से दूर दूर रहा करता। एक रोज हॉल में बैठी जानकी अपनी बहू भावना को देखकर उससे पूछती है, अरे बहू क्या बात है,
इतनी उदास क्यों है? सब ठीक तो है ना? लल्ला ने कुछ कहा है क्या तुझे? माँ जी वो कुछ कहते ही तो नहीं है। उन्होंने तो शादी वाले दिन से मुझसे बात तक नहीं की है। लेकिन ऐसा क्यों? तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? आने दे उस नासपीटे को, मैं पूछती हूँ। अब देर शाम। अब जब अशोक अपने ऑफिस से घर लौटकर आता है तो जानकी अपने बेटे अशोक से कहती है, अरे आ गया लल्ला तू, क्या बात है, मुंह क्यों लटका है तेरा? अरे कुछ नहीं माँ, सब ठीक है। वैसे आपने खाने में क्या बनाया आज? अरे बहू से पूछ ले, उसने ही बनाया है जो भी बनाया है। मुझे भूख नहीं है, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। सुबह ऑफिस भी जल्दी जाना है। हाँ, अगर आप खाना बनाओ तो जल्दी बना देना। अशोक रुक, ये क्या बात हुई कि खाना नहीं खाएगा? और तेरे और बहू के बीच में ये सब क्या चल रहा है जो मुझे नहीं पता? माँ आप जानती है, मैंने आपको ये कहा था कि ये शादी मेरी पसंद की नहीं हो रही है और आप इसके आगे की जिंदगी के लिए मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। बेटा, इससे तेरी शादी हुई है, ये तेरी पत्नी है, तू इसे ऐसे कैसे कुछ भी बोल सकता है? माँ ये आपका ही किया धरा है, तो आपके साथ इसे भी ये सब भुगतना पड़ेगा। इतना बोलकर अशोक अपने कमरे में चला जाता है और जानकी अपनी बेबस खड़ी बहू को देखती रह जाती है। अब अगली सुबह अशोक ऑफिस पहुंचता है। तभी उदास अशोक को देखकर उसका दोस्त मोहित अशोक से कहता है, और बता क्या हाल है तेरे? आजकल थोड़ा उदास सा रहने लगा है, घर में कोई प्रॉब्लम है? नहीं सब ठीक है, मुझे काम करने दे, तू जा यहाँ से, अपना काम कर। यार अपने दोस्त से क्या छुपाना, शायद मैं तेरे कोई मदद कर पाऊँ। अच्छा तो तू करेगा मेरी मदद? तो सुन, मुझे ना मेरी गांव वाली पत्नी पसंद नहीं है, तो क्या तू मेरे साथ सुहागरात मनाएगा? ये तो कैसी बातें कर रहा है, पागल है क्या? यार ऐसे उदास रहने से क्या होगा? मैं तेरी एक मदद तो कर सकता हूँ, वो ये है कि तू बिना बीवी के ही सुहागरात बना सकता है। दिमाग तो ठीक है ना तेरा? बिना बीवी के क्या मैं रशियन ले आऊं? एकदम राइट, बीवी नहीं तो रशियन ही सही। और फिर क्या, तू रशियन लाके देगा? अरे तू टेंशन छोड़ दे, अब बस तू रशियन के ख्वाब देख। अब देर शाम तो अशोक घर आ जाता है, लेकिन अगले ही दिन जब वो ऑफिस पहुंचता है तो देखता है एक सुंदर सी लड़की अशोक के बॉस के कैबिन में खड़ी है। ये तो इंडियन नहीं लगती, ये बाहर से आई हुई रशियन लगती है। हैं? क्या बोला मैंने? रशियन? सच में ये तो रशियन है। दोस्त हो तो ऐसा, वरना काटने के लिए तो बहुत दोस्त मिलते हैं। यार सच में तू देवता है, तू महापुरुष है, तू तो भगवान है यार। सच में तेरे जैसे दोस्त को ना मैं अपना दिल तो क्या, अपनी किडनी, फेफड़ा, गुर्दा, अब मैं तो अपना ना बस सब कुछ दे दूंगा यार। तूने जीत लिया है मेरा भाई, तू जीत चुका है यार। अरे लेकिन हुआ क्या, बता तो। मैंने तेरे लिए ऐसा भी क्या कर दिया जो तू इतना पागल हुआ जा रहा है? यार शर्म आ रही है मुझे बताने में, तू खुद समझ जाना यार। चुप करके बता दे, मुझे और भी काम है। वो जो रशियन तू मेरे लिए लाया है ना, वो बहुत ही प्यारी है, लेकिन तू कितनी देर के लिए लाया है? मैं क्या ऑफिस की छुट्टी ले लो? बोल के आता हूँ अभी छुट्टी के लिए। शांत शांत, तुझे किसने कहा कि उस विदेशी रशियन को तेरे लिए बुलाया था? अबे कल ही तो तूने कहा था ना कि ये वो। अब ज्यादा मत बोल भाई, देख कितनी देर के लिए आई है ये बता ना। अबे चुप हो जा, नहीं तो अभी केबिन से लात मार के बाहर निकाल दूंगा। वो रशियन ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि यहाँ काम करना ही है, बतौर ट्रांसलेटर। चलता हूँ, मुझे मेरे बॉस का कॉल आ रहा है। हेलो हेलो सर, हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। रुक, अब देख अभी कैसे तेरी उससे दोस्ती करवाता हूँ। यार तुझे तो मैंने क्या कुछ नहीं समझा, अबे तू तो देव मानुस निकला भाई। चल मैं ना इंतजार करता हूँ और थोड़ा ना इम्प्रेशन भी जमाता हूँ। अब करीब 15 दिन बाद अशोक और उसके ऑफिस में आई रशियन डायना की बातचीत होती है और धीरे धीरे ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है ये दोनों को भी पता नहीं चलता। एक रोज डायना अशोक से कहती है, अब तुम्हारी मम्मी से मीट करना चाहती है, तो क्या तुम हमको अपना मम्मी से मिलवाएगा? या श्योर, लेकिन ना शादी के बाद। अब अशोक जल्द ही अपनी मीठी मीठी बातों में डायना को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद अशोक उसे घर ले आता है। बहू क्या कर रही है? खुद का काम बढ़ाने में लगी है क्या? क्या इशारे कर रही है बहू तू? माँ देखो मैं किसे लाया हूँ घर। जानकी, ये देख रही है तेरे बेटे की बीवी के होते हुए भी ये दूसरी औरत उठा लाया, वो भी विदेशी। राम राम, ये सब क्या है अशोक? तूने दूसरी शादी कर ली? मैंने पहली शादी मानी ही कब थी जो आप कह रही हो कि मैंने दूसरी शादी की है? अरे यही तो मेरी पहली पत्नी है, डायना जी। अशोक एक रशियन को शादी करके लाया है, इसके सारे मोहल्ले में खबर हो जाती है और हर कोई जानकी और उसके बेटे को हीन निगाहों से देखने लगते हैं। और इधर भावना इस बात से अंदर ही अंदर घुट रही होती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं।
और एक रोज विमला जानकी के घर आती है। लोग तेरे और अशोक के बारे में क्या क्या कह रहे हैं? अरे ये तो मुझे भी जानना था, लेकिन कांता कह रही थी एशियन को कितने में लाया। वो एशियन नहीं रशियन कह रही होगी। ये लोग गलत धंधा करते हैं, बस तू इतना समझ जा, जिसकी वजह से लोग तेरे घर के लोगों को इतनी हीन निगाहों से देखे जा रहे हैं। मैं किसे समझाऊं, तू बताना। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इतना बड़ा नास पीटा और नालायक निकलेगा। मैं तुझे और तेरी बहू का दुख समझ सकती हूँ, लेकिन अब तू कर भी क्या सकती है? अपनी बहू भावना को उसके घर भेज दे अब। डायना भी यहाँ रहकर अशोक को समझ चुकी थी कि वो कैसा इंसान है। उसकी बीवी सुंदर नहीं थी, इसलिए उसने डायना से शादी की और वो उससे बात तक नहीं करता था। ये सब देखकर डायना खुद से कहती है, लगता है हमको यहाँ से गोइंग हो जाना चाहिए। देखो बेटा, मुझे नहीं पता कि तू मेरी बात समझ भी पा रही है या नहीं, कुछ तेरे अल्ले पल्ले पड़ रहा है या नहीं, लेकिन ये सब तुम गलत कर रही हो। मेरे बेटे की गलती है, उतनी ही तुम्हारी भी है। या आई नो मम्मी। अब ये सब बातें हो ही रही होती हैं, तभी जानकी के घर के सामने लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और वो जानकी की विदेशी बहू डायना को यहाँ से जाने के नारे लगा रहे होते हैं। जानकी जी, आपने बहुत इज्जत कमाई है, लेकिन आपके बेटे ने जो किया वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। आप इस औरत को यहाँ से निकालिए। जी हाँ, अभी इसे यहाँ से जाना होगा। ये अगर यहाँ से नहीं गई तो हमें मजबूरन इसे यहाँ से निकालना होगा। अरे बहनों, देखिए मैं अपने बेटे की गलती के लिए माफी मांगती हूँ। ये बातें चली रही होती हैं, तभी एक पत्थर जो अशोक को किसी ने भीड़ में मारा था, उसे भावना अपने ऊपर ले लेती है और उसे चोट आ जाती है। ये देख अशोक को भी लगता है कि जो उसने किया वो वाकई सही नहीं था। भावना, तुम ठीक तो ना? तुम्हें लगी तो नहीं ना? रुक जाइए आप लोग, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप लोग इनके फैमिली को चोट मत पहुँचाइएगा। इतना बोलकर सबसे विदा लेकर डायना भी चली जाती है और ये सब देखकर अशोक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो भावना की तरफ देखते हुए उससे कहता है, भावना, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे बेटा, देर से आए दुरुस्त आए। वैसे भी तू तेरे बाप की तरह आलसी है। तू समझ गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। वैसे ये डायन भी अच्छी है। माँ, वो डायन नहीं, डायना है, डायना। हाँ हाँ, वही डायन डायन। इस तरह बदनामी के बाद ही सही अशोक को थोड़ी अकल आती है। जो उसने किया कि वो सही नहीं था। अरे तुमने ये क्या कर दिया गवार लड़की? दिमाग नाम की चीज है भी या नहीं तुम्हारे अंदर? लेकिन जीजी, आपने ही तो कहा था कि गंदा हो गया है और साफ करना पड़ेगा। मैंने तुमसे कहा था क्या कुछ करने को? नहीं ना? फिर क्यों किया तुमने ये सब गंवार कहीं की? दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दोबारा दिख मत जाना। अब मुझे पता नहीं किस आफत को लेकर आए हैं पिताजी घर में। नंदिनी शहर में अपने माँ और पिताजी के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन, माँ, मैंने सुना है हमारा भी गांव में घर है, लेकिन पिताजी आज तक हमें लेकर क्यों नहीं गए? आज पिताजी को आने दीजिए, मैं उनसे ही पूछ लूंगी। नहीं बेटा, ऐसी गलती कभी मत करना। उनको गांव के बारे में कुछ मत कहना। अगर उन्होंने गांव के बारे में सुन लिया तो वो गांव में जाने की जिद करने लगेंगे, क्योंकि वो गांव से बहुत प्यार करते हैं। तो क्या हुआ माँ, इसी बहाने हम भी गांव घूमकर आ जाएंगे। मुझे भी देखने को मिलेगा हमारा गांव कैसा है। हमारे कॉलेज में भी सभी अपने अपने गांव की बात करते हैं, बस मैं ही हूँ अपने ग्रुप में जो गांव की बातें नहीं कर पाती। अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन हर गांव की एक बात एक ही तरह की होती है। वहाँ आप छोटे कपड़े नहीं पहन सकते। अगर आपने छोटे कपड़े पहन लिए तो वहाँ के लोग तुम्हें बहुत ताना मारेंगे। कोई बात नहीं माँ, मैं वहाँ सलवार पहन लूंगी, लेकिन मुझे भी गांव जाना है। वहाँ कैसे रहते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, ये सब देखना है। पता नहीं अचानक ऐसे कैसे तेरे दिमाग में गांव जाने का भूत चढ़ गया। ठीक है, तेरे पिताजी को आने दे, मैं बात करती हूँ उनसे, उसके बाद ही पता चलेगा। नंदिनी अपने पिता का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसके पिताजी सुभाष घर आते हैं, नंदिनी उन्हें पानी देती है। पिताजी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या हमारा कोई गांव है? वो क्या है ना, मेरे सभी दोस्त अपने अपने गांव जा रहे हैं, इसलिए बोल रही हूँ। हाँ बेटा, गांव में हमारा घर है, लेकिन क्या है ना, काम के चक्कर में कभी गांव जाना होता ही नहीं। और अब क्या कहने जाऊँ, यही सोचकर चुप रह जाता हूँ। पिताजी,
क्या हम इस साल की छुट्टी में गांव चले? वो क्या है, मुझे गांव घूमने का बड़ा मन हो रहा है। चलते हैं ना पिताजी? नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ दिनों के बाद मेरे भाई की बेटी झुमकी आ रही है। अगर हम लोग गांव जाएंगे इस समय तो अच्छा नहीं लगेगा उसे, लेकिन हाँ, हम उसके साथ गांव जरूर जा सकते हैं। क्या बात कर रहे हो आप पिताजी? मुझे नहीं लगता कि हम इस बार भी गांव जा पाएंगे। पता नहीं कौन कौन आ रहा है। पहले तो कभी नहीं आई। जब हमको गांव जाना था तभी किसी को आना होता है। हद है। ऐसा नहीं बोलते बेटा, वो हमारे मेहमान है, वो जब तक चाहे तब तक रहे। ठीक है, फिर मैं भी देखती हूँ कब तक टिकती है हमारे घर में। क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? कुछ भी नहीं, बस सोच रही हूँ कि चाचा की बेटी है, अच्छे से खातिर कर दूंगी। नंदिनी मन ही मन झुमकी को सबक सिखाना चाहती थी। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए। अब सुभाष भी अपने भाई की बेटी को घर ले आता है। तभी झुमकी सुनीता और नंदिनी के पैर छूती है। ये देखकर नंदिनी बोलती है, अरे पागल हो क्या? मेरे पैर क्यों छू रही हो? मैं तुम्हें बूढ़ी नजर आ रही हूँ क्या? ना हो जीजी, ऐसा काहे बोल रही हो? हमने कब कहा कि आप बुढ़ियाए गई हो? आप तो बहुत ज्यादा जवान हो। और ऊका है ना, हमारे गांव में अपने से 1 साल बड़े से भी आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन मैं और तुम तो शायद हम उम्र के हैं, तो पैर क्यों छुए मेरे? और हाँ, अगर मैं बड़ी भी हूँ तो भी मेरा पैर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, शहर के हो ना तो ये सब ठीक नहीं लगता होगा। कोनो बात नहीं, हम वैसे ही करेंगे जैसे तुम हमें बताओगी। क्यों चाचा चाची, सही कहे ना? पता नहीं क्या सही है और क्या गलत। और हाँ नंदिनी, तुम्हें कहीं जाना तो नहीं है ना? वो क्या है ना, घर में मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाना है, तो कहीं मत जाना। क्या बात कर रही हो चाची? घर माँ को मेहमान आ रहे हैं और आपने हमका अभी तक बताया नहीं। को बताइए कि का काम करना है हमको। अरे पागल लड़की, तुम ही तो हो हमारे घर की मेहमान, तो तुम कैसे काम कर सकती हो? अरे का बात करत हो चाची, कैसे काम कर सकत है? अरे भगवान जी हमको 2 हाथ दिए हैं, हम उन्हें हाथन से सारे काम कर लेंगे, पर चाची को कोनो काम ना करन देंगे। लो माँ, मिल गई आपकी मन की बेटी जो आपकी मदद कर दे। मैं तो निकम्मी हूँ। अरे कोई बात नहीं, हम तुमको भी घर का सारा काम सिखा दें। अरे उका है ना, हम बहुत स्पीड हैं काम सिखाने में। स्पीड या एक्सपर्ट? हाँ वही, समझ गए ना। चलो चाची, अब हमको रसोई दिखा दे। चूल्हा तो होगा ना उमा? उका है ना, हमको चूल्हा पे खाना बनाने की आदत है। हमारी माँ ने सिखाया था, हम स्टोव वगैरह पर खाना ना बना सकत। झुमकी की बातें सुनकर सुनीता बहुत हंसती है और झुमकी अपनी चाची का दिल जीत लेती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब झुमकी टीवी देख रही थी, तभी वहाँ नंदिनी अपने फोन में कुछ वीडियोस देखते हुए आती है और उसे देख झुमकी कहती है, क्या बात है, जे का है इतना छोटा टीवी? अरे वाह, हमको भी शायद ऐसा ही टीवी लेना पड़ेगा। किधर भी चलते चलो और देखा चलो। ट्यूबलाइट कहीं की, ये फोन है, टीवी नहीं। कुछ भी बोलती है गवार कहीं की। तुम्हारे गांव में किसी के पास फोन नहीं है क्या? अरे है, हमारे घर में बाबूजी के पास फोन है, लेकिन ऐसा फोन नहीं है जिसमें से टीवी दिखत हो। उमा तो सिर्फ बात कर सकत है। अच्छा, वो डब्बे वाला फोन इस्तेमाल करते हो? हद है। सच कहते हैं लोग कि गांव के लोग सच में बहुत पीछे छूट गए हैं। अब इनको पता तक नहीं कि दुनिया में टच वाला फोन आ चुका है। हद है यार। का नाम बोला था? वैसे ये फोन वाह काम कैसे करत है? कोनो बटन है का? हमको कभी दो ना जे फोन पकड़ने के खातिर। कैसा लगत है, हम भी देखे उका चलाकर। हम अपने गांव जाकर सबको बताएंगे। अच्छा, तुम्हें मेरा फोन हाथ में लेकर देखना है? फिर कभी देती हूँ। मुझे जरा अपना फोन को साफ करना है, बहुत गंदा हो गया। अच्छे से साफ करूँगी। नंदिनी अपने फोन को साफ करने की बात कर ही रही होती है कि तभी सुनीता नंदिनी को आवाज लगाती है। नंदिनी, जरा यहाँ तो आना। पता नहीं कब से ये लड़की फोन के अंदर देखे जा रही है। आजा, इधर काम है। आ रही हूँ माँ, बस अभी आई। अगर मैंने तेरे हाथ में अब भी फोन देख लिया ना, तो सोच लेना आज तेरा एक दिन या तेरा फोन का। जब से हाथ में फोन आया है, कभी रेस्ट नहीं दिया फोन को। नंदिनी अपनी माँ की बात सुनकर फोन को वहीं झुमकी के सामने रखकर वहाँ से चली जाती है।
अरे हाँ, अभी अभी नंदनी कह रही थी कि फोन बहुत गंदा हुई गवा है, हमों का फोन धो दे, खुश हो जाएगी। शायद हमको फोन जल्दी छूने ना दे। हाँ, हम यही करत है। जल्दी से झुमकी काम पर लग जा। झुमकी फोन को पहले सर्फ में डुबोती है, फिर उसे ब्रश से घिसती है और धूप में सुखाने के लिए रख देती है कि इतने में नंदिनी अपना काम खत्म कर कर अपना फोन लेने आती है। लेकिन अपना फोन ना देखकर वो झुमकी से पूछती है, झुमकी, तुमने मेरा फोन देखा क्या? देखो ना, कहीं मिल नहीं रहा है, कब से ढूंढ रही हूँ। अरे चिंता मत करो नंदनी, हमने ही तोरे फोन को धोकर मस्त सुखाकर धूप में रख दिया है। अरे तुमने ये क्या कर दिया गंवार लड़की? दिमाग नाम की चीज है भी या नहीं तुम्हारे अंदर? लेकिन दीदी, आप ही तो कहत रही कि गंदा हो गया है, साफ करना पड़ेगा। मैंने तुमसे कहा था क्या कुछ करने को? नहीं ना, फिर क्यों किया तुमने ये सब गंवार कहीं की? दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दोबारा दिख मत जाना। अब मुझे पता नहीं किस आफत को लेकर आए हैं पिताजी घर में। नंदिनी गुस्से में झुमकी को बहुत कुछ बोल देती है और सुनीता भी झुमकी की गंवारपंती को देखकर ज्यादा खुश नहीं होती। रात भर सोचने के बाद अगली सुबह झुमकी नंदिनी के लिए गिफ्ट लेकर आती है। जे लीजिए हमारी तरफ से सॉरी वाला गिफ्ट, हमको माफ कर देना। लेकिन ऐसे गुस्सा काहे करत हो? तुम्हें कुछ पता है तुम कौन हो? तुम मेरी नए फोन खराब करने वाली आफत हो। अभी तो मुझे नया फोन मिला था, लेकिन अरे हमको साचो में माफ कर दो जीजी। जे सस्ता है लेकिन आपके खातिर एक नया फोन लाए हैं। आपको पसंद आया ना जे? हाँ ठीक है, जा सकती हो। बढ़िया ही मेरे लिए नया फोन खरीदने वाली। नंदिनी के ऐसा बोलते ही सुनीता वहाँ आती है। पागल लड़की, इसने तेरे लिए अपने हाथ की सोने की चूड़ियां बेच दी, जो कि उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, और तेरे लिए इसने वो बेचकर फोन लिया, और तुझे कदर ही नहीं है उसकी। जैसे ही सुनीता झुमकी की सच्चाई बताती है, तभी नंदिनी झुमकी को गले लगा लेती है। तभी सुनीता भी झुमकी को उसके सोने की चूड़ियां देती है और ये देख झुमकी सभी को गले लगा लेती है।